नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे त्रिराज्य संघर्ष के विभिन्न चरणों की। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि त्रिराज्य संघर्ष के क्या कारण थे, जिनमें मुख्य था कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीनों शक्तियां साम्राज्यवादी प्रवृत्ति से ग्रसित थी। कन्नौज का जो विशिष्ट महत्व था, उसके कारण भी इन तीनों शक्तियों के बीच संघर्ष हुआ। साथ ही गंगा यमुना का जो समृद्ध क्षेत्र था, उसका आकर्षण भी इन तीनों शक्तियों में था और ये तीनों शक्तियां उस क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित करना चाहती थी। साथ ही उत्तर भारत की राजनीतिक दुर्बल स्थिति और राष्ट्रकूट साम्राज्य की सुरक्षा का जो प्रश्न था, इसके कारण भी इन तीनों शक्तियों के बीच ये त्रिराज्य संघर्ष चला। और ये जो त्रिराज्य संघर्ष था, इसके प्रमुख 6 चरण रहे। और ये जो 6 चरण हैं, इन 6 चरणों से स्पष्ट है कि गुर्जर, प्रतिहारों, पालों, राष्ट्रकूटों में दीर्घकाल तक जो संघर्ष चला और जिसमें बारी बारी से एक एक वंश ने सफलता प्राप्त की, परंतु किसी को स्थायी रूप से सफलता नहीं मिली। इस संघर्ष के प्रमुख चरण निम्न रहे। प्रथम चरण की यदि हम बात करें तो अवंती का प्रतिहार वंश का वत्सराज शक्तिशाली शासक था। उसने उत्तरी भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए कन्नौज पर आक्रमण कर वहाँ के आयुध वंशी राजा इंद्रायुध को पराजित कर दिया। इसके बाद पाल वंश के राजा धर्मपाल को भी उसने पराजित किया, किंतु इसी समय राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने वत्सराज पर आक्रमण किया और उसे परास्त कर दिया। वत्सराज को पराजित होने के बाद प्राणों की रक्षा हेतु मरुस्थल की ओर भागना पड़ा, किंतु ध्रुव जो था अपनी इस विजय को स्थायी नहीं बना सका, क्योंकि उसके समक्ष इस समय 2 प्रमुख समस्याएं थी। पहली समस्या थी कि वह अपने राज्य अर्थात दक्षिण से उत्तर भारत में बहुत दूर आ चुका था और एक भौगोलिक बाधा उसके समक्ष थी। दूसरी समस्या थी कि ध्रुव अपने प्रिय पुत्र गोविंद तृतीय को शासक बनाना चाहता था, पर उसका दूसरा जो पुत्र है स्तंभ राज सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। अतः इस स्थिति में ध्रुव को वापस दक्षिण भारत लौटना पड़ा और अतः इस त्रिकोणीय संघर्ष के प्रथम चरण में राष्ट्रकूटों को अल्पकालीन सफलता प्राप्त हुई थी। इसके बाद बात आती है द्वितीय चरण की, और उत्तरी भारत में कन्नौज पर विजय प्राप्त कर राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव दक्षिण चला गया और अपने राज्य की समस्याओं को सुलझाने में व्यस्त हो गया। पाल नरेश धर्मपाल ने इसे उपयुक्त अवसर मानकर अपनी शक्ति को संगठित किया तथा कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। धर्मपाल ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को हटाकर अपने समर्थक चक्रायुध को कन्नौज का शासक बना दिया। भागलपुर ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि इस अवसर पर धर्मपाल एक भव्य दरबार का आयोजन करता है, जिसमें उत्तरी भारत के अनेक राजा उपस्थित हुए। इस अवसर पर धर्मपाल ने उत्तरापत स्वामी की उपाधि भी धारण की थी। त्रिकोणीय संघर्ष के दूसरे चरण में पालों ने अल्पकालीन सफलता प्राप्त की थी। के बाद बात आती है तृतीय चरण की, और इस तृतीय चरण में प्रतिहार नरेश वत्सराज की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय गद्दी पर बैठा। इस समय दक्षिण में राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय था और नागभट्ट द्वितीय ने अपने वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया तथा कन्नौज पर आक्रमण कर चक्रायुध को गद्दी से हटा दिया तथा अपने समर्थक इंद्रायुध को कन्नौज का शासक बना दिया। इसके पश्चात पाल शासक धर्मपाल पर आक्रमण कर उसे परास्त किया और इसी क्रम में नागभट्ट द्वितीय ने कुछ अन्य विजय भी प्राप्त की थी। लेकिन जब वह अपने दिग्विजय अभियान से वापस लौट रहा था, उसका सामना राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय से हो गया।
और इस युद्ध में प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय पराजित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नागभट्ट द्वितीय का कन्नौज पर भी प्रभाव समाप्त हो गया। अपने पूर्वज ध्रुव की भांति गोविंद तृतीय भी उत्तर भारत में विजित क्षेत्र का कोई शासन प्रबंध उसने नहीं किया और अपने गृह राज्य की ओर उसे लौटना पड़ा। अतः इस तृतीय चरण में राष्ट्रकूटों ने अल्पकालीन सफलता प्राप्त की थी। उसके बाद बात आती है चतुर्थ चरण की, और इस चतुर्थ चरण में त्रिराज्य संघर्ष का ये जो चरण है ये भी विवादास्पद माना जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर आक्रमण कर वहाँ के शासक चक्रायुद्ध को पराजित किया और अपने समर्थक इंद्रायुद्ध को कन्नौज का शासक बना दिया। चक्रायुद्ध के समर्थक धर्मपाल को भी उसने पराजित किया और इन दोनों शासकों के परास्त होने के बाद इनकी इच्छा से गोविंद तृतीय उत्तर भारत की ओर आया और उसने नागभट्ट को पराजित किया। दूसरी ओर कुछ विद्वानों का मानना है कि अपनी महत्वाकांक्षा तथा अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने की अभिलाषा से गोविंद तृतीय ने उत्तरी भारत पर आक्रमण किया, और राष्ट्रकूट अभिलेखों से ज्ञात होता है कि नागभट्ट द्वितीय राष्ट्रकूट साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र पर अधिकार करना चाहता था। उसकी गतिविधियों से राष्ट्रकूट नरेश चिंतित था। अतः गोविंद तृतीय जो था उत्तर भारत की ओर आया और धर्मपाल व चक्रायुद्ध भी उससे मिल गए। इन्होंने नागभट्ट द्वितीय पर आक्रमण कर उसे परास्त कर दिया और उसे प्राणों की रक्षा हेतु मरुस्थल की ओर भागना पड़ा। इस वजह से उत्साहित होकर गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय के अनेक प्रदेशों को विजित किया, किंतु अपने साम्राज्य की आंतरिक समस्याओं के कारण उसे वापस दक्षिण की ओर लौटना पड़ा। के बाद बात आती है पंचम चरण की, और पंचम चरण में प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय के पश्चात रामभद्र प्रतिहार नरेश बना। यह अत्यंत कमजोर शासक था। दूसरी ओर राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष भी अनेक कठिनाइयों से घिरा हुआ था और दक्षिण भारत में चालुक्य शक्ति का उदय हो रहा था। चालुक्य सामंत स्वतंत्र होने के लिए प्रयत्नशील थे। जब राष्ट्रकूट तथा प्रतिहार राजवंश कठिनाइयों से घिरे हुए थे तो पाल वंश के शासक देवपाल ने कामरूप तथा उत्कल के राजाओं को परास्त किया तथा उत्तरापथ अर्थात हिमालय में स्थित हूणों के एक राजा को परास्त किया। देवपाल ने द्रविड़ों तथा गुर्जरों के अभिमान को चकनाचूर कर दिया। द्रविड़ों से आशय राष्ट्रकूटों से है तथा गुर्जरों से तात्पर्य गुर्जर प्रतिहार रामभद्र से है। विद्वानों के अनुसार देवपाल ने राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष तथा गुर्जर नरेश रामभद्र को परास्त करके ख्याति प्राप्त की थी। संघर्ष के इस चरण में पालों का पलड़ा भारी रहा। इसके बाद बात आती है षष्ठ चरण की। बंगाल में पाल शासक देवपाल के बाद विग्रहपाल शासक बना। इसके बाद नारायणपाल शासक बना। ये दोनों अपने पूर्व शासक देवपाल की तरह योग्य शासक नहीं थे। दूसरी ओर राष्ट्रकूट तथा अमोघ वर्ष 12 वर्ष की आयु में शासक बना और सम्राट की अल्पायु का लाभ उठाकर अनेक सामंतों ने विद्रोह कर दिया था। अमोघ वर्ष के बाद कृष्ण द्वितीय शासक बना। उसे भी सामंतों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। इस समय प्रतिहार वंश में मिहिर भोज शासक था। वह पराक्रमी और महत्वाकांक्षी शासक था। उसने राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष की दुर्बलता का लाभ उठाकर पश्चिमी भारत में काठियावाड़ तक अपने प्रभुत्व का विस्तार किया। वहीं अमोघ वर्ष के बाद राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय बना। उसे भी मिहिर भोज ने परास्त किया। गुर्जर प्रतिहार नरेश मिहिर भोज के बाद महेंद्रपाल गद्दी पर बैठा और महेंद्रपाल के पश्चात महिपाल प्रथम शासक बना। इसे राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने पराजित किया तथा कन्नौज को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इंद्र तृतीय के पश्चात राष्ट्रकूट वंश पतन की ओर अग्रसर हुआ
और प्रतिहार नरेश महिपाल ने राष्ट्रकूटों की निर्बलता का लाभ उठाया तथा पुनः कन्नौज पर अधिकार कर लिया। महिपाल प्रथम के पश्चात प्रतिहार वंश में दुर्बल शासक हुए और संघर्षपूर्ण स्थिति में राज्य की रक्षा नहीं कर सके। धीरे धीरे इस वंश के साम्राज्य का अंत हो गया। नारायण पाल के पश्चात पाल वंश भी पतन की ओर अग्रसित था, अतः ये वंश भी इन परिस्थितियों में कोई लाभ नहीं उठा सका। कृष्ण तृतीय के पश्चात राष्ट्रकूट वंश भी निर्बल हो गया और शनै शनै ये छिन्न भिन्न हो गया। इस प्रकार तीनों वंशों प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालों के पतन के साथ साथ ही दीर्घकाल से चला आ रहा त्रिराज्य संघर्ष समाप्त हुआ। अब बात आती है कि भाई त्रिराज्य संघर्ष के परिणाम क्या रहे। देखिए, यदि हम त्रिराज्य संघर्ष के परिणामों की बात करें तो इस संघर्ष के फलस्वरूप 3 महत्वपूर्ण जो राजवंश थे उनका पतन हुआ। साथ ही कन्नौज का जो महत्व था, चाहे वो व्यापारिक दृष्टि से चाहे वो सामरिक दृष्टि से, वो महत्व भी समाप्त हो गया। साथ ही नवीन जो राजवंश है उनका उदय हुआ, नवीन संस्कृति का उदय हुआ। देश जो है वो सैनिक दृष्टि से दुर्बल हुआ और इस त्रिराज्य संघर्ष का एक महत्वपूर्ण परिणाम रहा कि विदेशी आक्रमणों के लिए मार्ग प्रशस्त जो है वो भी हो गया। धन्यवाद।